बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 21। सफ़ियान सुबह जब हवेली आया तो ड्राइंग रूम में बैठे तमाम अफराद का मौज़ूए गुफ्तगू सकीना और ज़िशान का रिश्ता ही था। इसे हैरत हो रही थी कि हैदर को तैयार करके वो बाहर ही ले आया था, जिसे देखकर सकीना ऊपर चली गई थी। आज जिसे हैदर से डर नहीं, शर्म और शर्मिंदगी दोनों हो रही थी, क्योंकि इसने हाँ कर दी थी। क्या फ़ैसला किया चचा आपने? हैदर के सवाल पर आशर साहब ने रोबा को देखा, जो सर झुका गई थी। मैं खुद हैरान हूँ। हैदर ज़ीशान अच्छा लड़का है और उसके यहाँ रहते हुए मुझे ज़रा नहीं लगा कि वो सकीना में दिलचस्पी लेता है। यूं अचानक रिश्ता भेजना मुझे अजीब लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इनकार कर दूँ। हैदर ने हैरत से इन्हें देखा। क्यों इनकार क्यों? हैदर ज़ीशान तुम्हारा दोस्त है और सकीना तुम्हारी साबिका मंगेतर। अच्छा नहीं लगता। वो शर्मिंदा हो गए थे। हैदर ने उनके घुटनों पर हाथ रखा। ऐसा मत सोचें चाचू कि मुझे बुरा लगेगा। मेरे दिल में सकीना के लिए कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं, कोई जज्बा नहीं है। और ज़ीशान मेरा दोस्त है। उसका मतलब नहीं कि वो सकीना से पसंदीदगी ज़ाहिर नहीं कर सकता। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। आप सकीना से पूछ लें, अगर वो हाँ कर दे तो बिस्मिल्लाह करें। हाशर साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। शाबाश। सफ़ियान काफ़ी देर से वहाँ मौजूद तमाम अफराद को देख रहा था, जहाँ हादी नहीं था। रुबाबी हादी कहाँ है? वो कह रहा था मेरा घर देखना चाहता है। शायद रहीम चचा के साथ घर गया है। जल्दी जल्दी मैं बताती वो किचन में चली गई। पीछे सफ़ियान वहीं खड़ा रह गया। घर देखना या घर वाले देखना? तेज तेज कदम उठाता वो हवेली से बाहर निकल गया था। हादी की गाड़ी रोबा के घर के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा भी खुला था। आज इतवार था। ज़ेबा घर पर थी। गुस्से से भरा वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर ही कुछ और था। ब्लैक डिनर सूट में टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा ज़ेबा की माँ हादी से सलाम बढ़ा रही थी, और ज़ेबा आसमानी रंग के खिलते सूट में, बालों को खुले, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल और सजी संवरी चाय के ट्रे थामे आगे बढ़ रही थी। ट्रे रखते हादी की सुलगती नज़रें उसका जायज़ा ले रही थी, जिसे देखकर सफ़ियान के तन बदन में आग लग गई थी। यकदम जाकर उसका हाथ पकड़कर सीधा किया। तुम्हें मैंने मना किया था यूं सज संवर कर किसी के सामने मत जाना। तो ये नई नवेली दुल्हन किस खुशी में बनी हुई हो, इसने चीख कर कहा। तो तमाम लोग हादी समेत अपनी जगह से उठ गए थे। सफ़ियान को यहाँ देखकर ज़ेबा हक्की बक्की रह गई थी। पूछा है कुछ? उसने दोबारा चीखा तो वो कांप गई। वो सफ़ियान जी, मैं खुद नहीं हुई। अम्मी ने कहा था, मैंने मना भी किया था, मगर उन्होंने कहा ये सब पहना दिया मुझे। मुझे पता था आपको पता चला तो गुस्सा करेंगे। ओए लड़के, तुम होते कौन हो मेरी बेटी से ये सवाल करने वाले? और हाथ छोड़ उसका। फरजाना की बात को नज़रअंदाज किए वो अभी तक ज़ेबा को ही घूर रहा था, जब डर से रोने लगी थी। हादी ने आगे बढ़कर सफ़ियान के हाथ को खींचा। हाथ छोड़ो। मगर दूसरी जानिब कोई असर नहीं हुआ। सफ़ियान, तमाशा मत लगाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे क्या काम है क्या नहीं, ये मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जानती हो तुम्हें इतना सजा कर उसके सामने क्यों बुलाया जा रहा है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये तुम्हारी माँ तुम्हारी नुमाइश लगा रही है। इस शख्स के सामने तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। इससे जानती भी हो? उसके चीख पूरे घर में गूंज गई थी। झटक कर उसकी कलाई छोड़ी, मगर वो उसके अल्फाजों पर साकिन ही हो गई थी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है तो तुझे क्या तकलीफ़ है? हादी ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से फरजाना बेगम को देखा। यानी वो भी ज़ेबा के लिए मुझे पसंद कर चुकी हैं। मगर ज़ेबा को वो देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए थे, जो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। हालात को देखते हुए बख्तू ने रोबा को फ़ोन मिला दिया। हेलो अपा, वो सफ़ियान भाई। क्या सफ़ियान घर पर? सब मैं आती हूँ। फ़ोन बंद करके हैदर को देखा तो हाशिर साहब वो परेशानी से इसे देख रहे थे। सफ़ियान और हादी घर पर हैं और इन दोनों का झगड़ा हो गया ज़ेबा की वजह से। क्या? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझे जाना होगा। वह बाहर जाने लगे तो हाशिर साहब भी उठ गए थे। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जाना है। इन दोनों ने एक साथ हैदर की जानिब देखा। देखो सफ़ियान, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों आए हो मेरे पीछे? और ज़ेबा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हादी ने दबे हुए गुस्से से उसका रुख अपनी जानिब किया। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। उसके बाजू पर मौजूद हादी का हाथ पर गया था। ज़ेबा खुद पुरनम आंखों से इसे देखने लगी थी। उसने तो कभी इजहार नहीं किया था, और आज सबके सामने सफ़ियान हैदर की बुलंद आवाज़ पर इन सब ने बैरूनी दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ आशिर साहब, रोबा और हैदर सब मौजूद थे। सफ़ियान थोड़ा परेशान हो गया। हैदर भाई,
یہ سب کیا ہو رہا ہے سفیان؟ حیدر بھائی وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ اپنے نوکر کو سنبھال کر رکھو، حیدر دوسروں کے معاملات میں ٹانگ بہت اڑاتا ہے، لے کر جاؤ اسے۔ حیدر نے حیرت سے فرزانہ بیگم کو دیکھا۔ وہ نوکر نہیں ہے، فیملی ہے میری، اور اگر یہاں وہ یہ سب کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ بتاؤ سفیان، کیا وجہ ہے؟ سفیان نے ایک نظر ساکن زیبا کو دیکھا تھا اور پھر حیرت زدہ کھڑا ہادی کو۔ میں اور زیبا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں چند ماہ سے۔ روبا نے حیرت سے زیبا کو دیکھا جو پلو سے آنسو پونچھ رہی تھی، اور حیدر سوالیہ نگاہوں سے ہادی کو جو گردن جھکا گیا تھا۔ ہادی اور تم قسم سے نہیں جانتا تھا کہ سفیان اور زیبا کے بیچ کیا ہے۔ میں یہاں زیبا کو ہی دیکھنے آیا تھا کیونکہ مجھے بھی وہ پسند ہے، پہلے دن سے پسند ہے، جب اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ زیبا اسے دیکھتی رہ گئی۔ روبا زیبا کے سامنے کھڑی تھی جو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر اس کا رد عمل شدید نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سفیان کہہ رہا ہے تم اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال پر آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بولو۔ زیبا نے ایک ڈری سی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جس کے نتھے غصے سے پھول رہے تھے۔ مجھے دیکھو امی، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تم مجھے بتاؤ تم کسے پسند کرتی ہو، ہادی کو یا سفیان کو؟ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے زیبا کو دیکھا۔ ہر نظر ہی اس کے سوال کی منتظر تھی۔ ہادی کے ساتھ گزارا ہر لمحہ دوستی کا ثبوت تھا، لیکن سفیان نے اس کی جان بچائی تھی، اس کے لیے پکوڑے بنائے تھے، میلے میں اسے رنگ لیا تھا، پھر ہر بار ملنے پر وہ اسے کچھ نہ کچھ لا کر دیتا۔ اس نے کبھی اسے محبت بھری باتیں نہیں کی تھی، کبھی گہری نظروں سے اس کا جائزہ نہیں لیا تھا، کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، اور جب اس نے اظہار کیا تھا تب بھی اس نے ڈانٹ کر اسے پڑھنے کا کہا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی حق بھی جتایا تھا، مگر وہ تو بنتا تھا نہ۔ اس نے جواب دہ نظروں سے روبا کو دیکھا۔ میں سفیان کو پسند کرتی ہوں آپا، اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سفیان کے چہرے پر 100 وولٹ کا بلب جگ گیا تھا، مگر ہادی نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک آنسو نکل کر زمین بوس ہو گیا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ باہر جانے لگا تو حیدر کے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ہادی، کوئی بات نہیں حیدر بھائی، ہوتا ہے زندگی میں، سب کچھ تھوڑی ملتا ہے۔ سمجھو یہ ایک ہفتہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا، اور میں سنجیدہ بھی تو نہیں تھا۔ زندگی کو لے کر اب ہو گیا ہوں، اسے سمجھنے لگا ہوں، میں سنبھل جاؤں گا، مگر اگر یہ دونوں الگ ہو گئے تو شاید نہ سنبھل پائیں۔ کل اس کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں کے لیے نکلیں گے، اور پاپا بھی تو اتنے وقت سے کہہ رہے ہیں میں بزنس جوائن کروں، اب سے آفس جایا کروں گا، من لگا رہے گا۔ نرمی سے ہاتھ ہٹا کر وہ باہر چلا گیا۔ بکواس بند کرو زیبا، اپنی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے فیصلے خود لے سکو۔ فرزانہ بیگم غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی تو وہ روبا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ امی، کیا ہو گیا؟ آنٹی پلیز اسے کچھ مت کہیں، تم اپنا منہ بند رکھو، سمجھی؟ سمجھ آئی ہے ہی کیا تمہارے پاس میری بیٹی کو دینے کے لیے؟ چند ہزار کی نوکری کر کے تم میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ سفیان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ زیبا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر سفیان کی جھکی گردن کو۔ دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اسے ایسے دیکھ کر آنسو پہنچتی وہ اس کے قریب گئی تھی۔ امی کہہ رہی ہیں تم چند ہزار کی نوکری کر کے مجھے خوش نہیں رکھ سکتے، یہ سچ ہے؟ اس نے نادم سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور عصابت میں سر ہلا دیا۔ میں شاید تمہارا ہر شوق پورا نہ کر پاؤں۔ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، میں بھی ایویں محبت لے کر منہ اٹھا کر آ گیا، یہاں تو محبت سے پہلے جیب دیکھتے ہیں۔ زیبا کا دل اور دکھ گیا تھا، بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ 3 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے، سال میں 1-2 بار کپڑے نہیں لے کر دے سکتے، مہنگی گاڑی نہ صحیح سائیکل بھی نہیں لے سکتے، سر چھت نہیں دے سکتے، بولو کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ یہ سب کر لوں گا، مگر بڑی بڑی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ میری سب بڑی خواہشیں یہ ہے کہ تم مجھے ساری زندگی ایسے ہی چاہو، ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، لڑو نہیں، میں تنگ دستی میں رہ لوں گی لیکن بے سکونی میں نہیں۔ یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ سفیان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک یہی تو کرنا آتا ہے تو بس نا امی، اور کیا چاہیے؟ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشی چاہیے، میں بھوکی رہ کر بھی خوش رہ لوں گی لیکن سفیان کے ساتھ۔ پر انہوں نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ امی پلیز مان جائیں نا، میں وعدہ کرتی ہوں روز آپ سے ملنے آیا کروں گی، آپ کے پاس رہ کر جایا کروں گی، کچھ نہیں مانگا کروں گی، روبا آپی کی طرح بالکل بھی ملنے بند نہیں کروں گی، آپ کو بھولوں گی بھی نہیں۔ اس کی بات پر حیدر کے
हैरत से रोबा को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। ज़ेबा उनकी पुश्त से सर टकाए रो रही थी और वो मुंह फुलाए आगे खड़ी थी। फिर कुछ देर रुख मोड़ कर इसे देखा और फिर सफियान को। वो पढ़ रही है, अभी 12वीं के बाद आकर निकाह ले लेना। सफियान का हाथ मुंह पर आ गया था। सबके चेहरों पर खुशी धर आई थी। ज़ेबा तो उनके गले से झूल ही गई थी। हादी जब से आया था कमरे में ही बंद हो गया था, ना किसी से बात कर रहा था ना कुछ खा रहा था। फुफो दरवाज़ा पीट पीट कर चली गई। सकीना और शैला बेगम बेचैनी से हाशिर साहब का इंतज़ार कर रही थी। उनके आते ही मिठाई की प्लेट उनकी जानिब बढ़ाई। मुबारक हो हाशिर, सकीना की मंगनी तय कर दी है। कल हाशिर साहब ने हैरत से प्लेट दूर की थी, लेकिन कब और कैसे? सुबह तक तो हमने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। आपकी और हैदर की बातें सुन ली थी मैंने, और सकीना ने भी हाँ तो कर दी थी। उनका फ़ोन आया तो मैंने हाँ कर दी। कल का दिन उसके लिए रखा कि कल रात की फ़्लाइट से रोबा और हैदर अमेरिका चले जाएंगे। इससे पहले रस्म देख लेंगे। और इन दोनों के चेहरे बिल्कुल स्पष्ट थे, जैसे इन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। जब रिश्ता तय ही हो चुका है तो ये सब तो होना था। वैसे भी जिस जगह कोई छोड़ दिया उसका नाम क्या लेना। व्हील चेयर के पहिए धकेलता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो रोबा इसे लिए कमरे में आ गई। पीछे हाशिर साहब बस उसका मुंह देख कर रह गए थे। अपनी मखसूस जगह वो खिड़की के पास बैठा बाहर देखने लगा था, जहाँ धूप की चमकती दोपहर की चमकती धूप हर जर्दे को चमका रही थी। इस धूप में भी अब वो तासिर कहाँ था, कहाँ वो गरमाइश थी जो गर्मियों में झुलसा देती थी। मौसम बदलते हैं और हर चीज़ की तासीर बदल जाती है। जो धूप गर्मियों में उलझा देती है, वहीं धूप सर्दियों में साथी ऐसी लगती है। इस तरह इंसान है, मतलब जब बदलता है तो इन्हें भी दोस्त बना लेता है। जब से किसी की जिनसे कभी दुश्मनी हुआ करती थी, कौन कह सकता था कि जिन से सकीना और ज़ीशान की आपस में बनती नहीं थी, वो यूं एक रिश्ते में मुंसलिक होने वाले थे। लेकिन हैदर को इस बात की फ़िक्र नहीं थी। असल परेशान तो वो ज़ेबा के अल्फाज पर था। रोबा क्यों अपने घर वालों से नहीं मिलने जाती? इसी सोच के साथ वो बाहर के मंजर देख रहा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सूप टेबल पर रखने के बाद वो इसके पास इसे लग रहा था कि शायद वो सकीना और ज़ीशान की मंगनी को लेकर परेशान है। इसलिए उसका मूड बदलने के लिए वो गुनगुनाती इसे बेड के करीब लाई, मगर इसके तासुरात में कोई कमी नहीं आई। उसके सामने बेड पर बैठकर सूप उसकी जानिब किया, जिसे इसने पकड़कर टेबल पर रख दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। रोबा, आप अपनी फैमिली से मिलने क्यों नहीं जाती? वो यहाँ नहीं आ सकते। आप तो जा सकती हैं ना। मैंने कभी नहीं रोका, ना चाचू ने। तो फिर क्यों? उसने मुस्कुरा कर इसे देखा। आपकी वजह से। रोबा, मेरी वजह से क्या? मुझे क्या हो जाएगा? अब आप जाया करें प्लीज़। आज ज़ेबा की बात पर मुझे शर्मिंदगी हुई, बहुत दुख हुआ। हैदर, मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर अकेले नहीं, आपके साथ। एक बार आप ठीक हो जाएं फिर चलेंगे ना साथ, एक साथ, मगर अकेले नहीं। मेरा दिल नहीं लगता, उसने बेबस सा मुंह बनाकर कहा था। बच्ची हैं आप जो उदास हो जाती हैं। रोबा ने पुरस्कार मुस्कुराहट से इसे देखा। तो ठीक है, सही कह रहे हैं, मुझे मेरे मैके जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो ठीक है, आप अमेरिका चले जाएं और मैं घर ना। आप यहाँ होंगे ना, मेरा दिल करेगा आपसे मिलने। पता होगा ना, सात समंदर पार हैं। तो मैं कल अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। वो उठने लगी तो हैदर ने खींच कर फिर इसे बेड पर बैठा दिया। इमोशनल फूल ना बनाए, वादा करें मुझसे वापस आने के बाद आप अपने घर कुछ दिन रहने जाएंगे। रोबा ने चंद लम्हे हैरत से उसके हाथ को देखा, फिर हाथ रख दिया। मैं रोबा हैदर रज़ा अपने शौहर हैदर रज़ा से वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर अपने घर जाऊंगी, सिर्फ अपने शौहर के साथ। और इसी के साथ वो उठकर भाग गई थी। पीछे हैदर रज़ा गुस्से से इसे देखता रहा, फिर हंस दिया था। सारे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। आज सकीना और ज़ीशान की मंगनी थी। आज रात की फ़्लाइट से हैदर और रोबा ने चले जाना था। तमाम अफराद खाना तैयारियों में लगे थे। सफ़ियान भंवरे की तरह चहकता कभी बाजार जा रहा था, कभी बाकियों से काम करवा रहा था। हाशिर साहब मेहमानों की फहरिस्त देख रहे थे। खानों की निगरानी उनका ज़िम्मा थी। सकीना को पार्लर वाली ने आईने के सामने बैठा रखा था। रोबा शैला बेगम के साथ दूसरे कामों में लगी थी। एक हैदर था जो कभी रोबा को किचन में भागते देखता तो कभी सफ़ियान को बाहर जाते, कभी फूलों वाला टोकरी लेकर आता तो कभी रहीम चचा किचन से कोई सामान बाहर ले जाते। वो बच्चों की तरह मासूमियत से सबको मसरूफ़ देख रहा था। इसे अपना आप सबसे नकारा लग रहा था। जब अचानक उसकी व्हीलचेयर किसी ने आगे धकेली, उसने गर्दन मोड़कर देखा तो रोबा का मासूम मुस्कुराता चेहरा नजर आया था, जो इसे
कमरे में ले जा रही थी। क्या हुआ? 1 घंटे में वो लोग आ रहे हैं, आपको तैयार नहीं होना क्या? इसने मुंह बसूर कर गर्दन झुकाई थी। मुझे नहीं तैयार होना। कमरे में सफियान पहले से उसके लिए कपड़े लिए खड़ा था। क्रीम कलर का 3 पीस देखकर उसने रोबा को देखा। मुझे नहीं तैयार होना। रोबा ने सफियान को बाहर जाने का इशारा किया और खुद घुटनों के बल उसके साथ सामने बैठ गई थी। उसका चेहरा हाथों में थामा था। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। ज़ीशान और सकीना की मंगनी हो रही है, फिर भी दिल उदास सा है, अजीब सा लग रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी साबका मंगेतर अजीब नहीं है? आपको ये सब अजीब लगेगा क्योंकि ये अजीब है, मगर एक बात याद रखिए, आप सकीना को छोड़ चुके हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है कौन नहीं, इस बात से आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ज़ेशान एक अक्लमंद और बाशऊर लड़का है। वो जो कर रहा है सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो जानने की कोशिश में हम अपना वक़्त ज़ाया क्यों करें? उसकी ज़िंदगी है, उसके फ़ैसले हैं, इन्हें लेने दें। ये ना हो कि वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी वजह से वो अधूरे रह जाएं। और अगर आप ऐसे रहेंगे तो सबको यही लगेगा कि आपको फ़र्क पड़ता है, हालांकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना। इसने खोजती नज़रों से उसकी आंखों में देखा जहाँ इकरार था। हाँ, मगर फ़र्क नहीं पड़ता। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो ठीक है, मैं सफ़ियान को भेजती हूँ, वो आपको तैयार कर देगा और फिर मैं कर दूँ? नहीं, इसके मुंह से फ़ौरन निकला था, जिस पर वो हंसकर बाहर चली गई थी। ज़ीशान, क्या मुझे इतना पूछने का हक है कि तुमने ये फ़ैसला क्यों लिया? ज़ीशान और उसकी फ़ैमिली आ चुकी थी। ज़ीशान जिस वक़्त से बचना चाहता था आखिर वो आ गया था। इस वक़्त हैदर के सामने बैठा उसने मोहब्बत और शफ़क़त से उसके हाथ में हाथ रखा था। बताऊँगा सही वक़्त आने पर। दे बस इतना याद रखो, मेरी दोस्ती मुझे हर चीज़ से अजीज़ है। अगर मैं तेरे लिए रोबा से कदम पीछे ले सकता हूँ तो सकीना की तरफ कदम बढ़ाने का मकसद भी तेरे हक में होगा। हैदर के माथे पर बल आ गए थे। क्या मतलब? तुम्हारा कहीं तुम मेरा बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो? अरे यार, इतना घटिया नहीं हो कि बदला लूँ। हाँ, जो मेरे साथ बदतमीज़ियाँ की हैं उनका हिसाब मैं ज़रूर लूँगा। खैर, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुम फ़िलहाल अपने इलाज पर तवज्जो दो। रात को एयरपोर्ट भी लेके चलूँगा। और हाँ, वहाँ जाकर मुझसे राब्ते में रहना भूल मत जाना। इसे वहीं छोड़कर वो उठ गया था। चंद कदम चलने के बाद पलटकर इसे देखा। क्रीम कलर का 3 पीस सूट, जेल से बनाए गए बाल, नफासत में बनाई गई दाढ़ी और दिन ब दिन उसका भरता जिस्म, उसके होंठों पर पुरस्कून मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें देखकर कहा जा सकता है, हैदर तुम्हें चाहने वाला तुम्हें कितना चाहता है। हैदर ने हैरत से इसे देखा, जिसकी अब सिर्फ जाती पुश्त नजर आ रही थी। ड्राइंग रूम मेहमानों के शोर गुल से चहक रहा था। हादी कदरे बेहतर था, मगर सफियान और वो एक दूसरे के सामने अब तक नहीं आए थे, शायद आना भी नहीं चाहते थे। ज़ीशान ब्लैक डिनर सूट में सोफे पर बैठा था, सकीना का इंतज़ार कर रहा था। जब सबकी नज़रों के ताक़ुब में उसने सीढ़ियों की जानिब देखा, आसमानी रंग की लॉन्ग फेरी मैक्सी में उसके लिए सजी नीचे आ रही थी। ज़ीशान ने एक सरसरी सी नज़र से इसे देखा, फिर रुख मोड़ लिया था। हैदर भी नज़रें फेर गया था जब सफियान ने उसका चेहरा कमरे की जानिब मोड़ दिया था, जहाँ से वो अपना दुपट्टा सेट करती बाहर आ रही थी। हैदर के हमरंग लिबास में वो इसी का हिस्सा लग रही थी। पिंक और क्रीम कलर की फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे में वो सादा भी मुनफरद लग रही थी। शोल्डर तक आते बाल अब ज़रे और नीचे आ गए थे। हैदर तो इसे देखता रह गया था। नज़र ज़ीशान की भी इसी की जानिब थी। जब अपने पहलू में बैठती सकीना का एहसास हुआ तो आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से एक आवारा आंसू कपड़ों में गिरकर जज्ब हो गया था। रोबा सीधी हैदर के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? अच्छी लग रही हूँ है? इसकी बात का इकरार उसकी आंखें भी कर रही थी, जिस पर शर्म से नज़रें झुका गई थी। कुछ ही देर में तकरीब शुरू हुई और सकीना ज़ीशान से मुंसलिक हो गई थी। इस पूरी तकरीब के दौरान हैदर, रोबा और ज़ीशान तीनों के चेहरे बिल्कुल स्पष्ट थे, बिल्कुल तासुरात से यारी। खाने के दौरान भी रोबा हैदर के आगे पीछे ही फिरती रही थी, जिसे देखकर ज़ीशान हैदर की किस्मत पर रश कर रहा था। काश हैदर अपाहज ना होता, काश सकीना इससे रिश्ता ना तोड़ती, काश यशमान ना मरता, काश वरनी जैसी कोई रस्म ना होती, काश रोबा इस रिश्ते को तोड़ ही देती, काश आज रोबा मेरी होती। काश काश किस्मत के खेल ने इन चारों की जिंदगियों को शह मात दे दी थी, जिसमें से सिर्फ रोबा थी जिसने अपनी शिकस्त को तस्लीम करके नए सिरे से खेलना शुरू किया था। हैदर ने बैसाखी का सहारा लेकर चलने का फैसला किया था। सकीना ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था तो ज़ीशान ने मंजिलें ही बदल ली थीं।
سکینہ کی قسمت کو دیکھ کر سب یہی دعا کر رہے تھے وہ ابدی ہو، لیکن شاید ذیشان کی محبت اتنی آسان نہیں ہونے والی تھی۔ اس کے لیے ذیشان کو پانے کے لیے اسے کھونا پڑے گا اپنی عورت ہونے کا حق۔ تمام لوگ حیدر اور روبا کے گرد موجود تھے، بیگز گاڑیوں میں رکھوا دیے گئے تھے، سب باری باری ان سے مل رہے تھے۔ حاشر صاحب نے ان سے گلے مل کر اس کا ماتھا چوما۔ واپس آؤں تو اپنے پیروں پر چل کر آنا۔ چچی نے پہلی بار پرنم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ سفیان تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا، بہت زیادہ، مجھے بھولیے گا مت۔ اللہ کرے واپسی پر آپ کو میری ضرورت نہ پڑے، پر مجھ سے تعلق ختم نہ کریے گا۔ چھوٹا بھائی کہا ہے، بھولنا مت پلیز۔ ہر جملے کے ساتھ وہ اسے خود میں بیچے جا رہا تھا۔ حیدر نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں۔ حاشر صاحب نے شفقت سے روبا کے سر پر ہاتھ رکھا جو مشکلوں سے خود کو قابو میں کیے بیٹھی تھی۔ مجھے فخر ہے میرے فیصلے پر۔ سکینہ اور ذیشان ایک ساتھ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھے تھے۔ سکینہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ حیدر نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا حیدر، آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مگر سچ میں دل سے دعا کرتی ہوں تم ٹھیک ہو کر واپس آؤ، پہلے جیسے ہو جاؤ۔ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا، مگر جو تبدیلی تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، آگے بھی سب اچھا ہوگا۔ ذیشان نے بے تاثر سکینہ کو دیکھا، پھر حیدر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں انتظار کروں گا یہاں۔ اس نے اس کے سینے پر دائیں جانب انگلی رکھی۔ یہاں حیدر رضا کی نیم پلیٹ دیکھنے کا، آرمی انتظار کرے گی اپنے آفیسر کا۔ حیدر نے مسکرا کر آ کر اسے دیکھا تھا۔ آرمی سے کہو انتظار چھوڑ دے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے ذیشان کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ ہادی اور پپھو بھی اس دن دبئی کے لیے نکلے تھے۔ حیدر کو بھی جہاز پر بٹھا دیا گیا تھا اور کچھ وقت بعد جہاز ہوا سے ہم کلام ہو گیا اور سر پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ روبا اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، پھر اچانک ایک خیال آنے پر اس سے پوچھا تھا، آپ آرمی واپس جوائن نہیں کریں گے؟ اس کے سوال پر وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرایا۔ ذیشان دل رکھتا ہے میرا، آرمی میرا انتظار کرتی ہے۔ اصل میں آج کل کے دور میں کسی کے پاس کسی کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، اور ایسی جگہ جہاں ہر وقت متبادل موجود ہو وہ کسی کو یاد کرے گی؟ میں واپس آرمی میں نہیں جا سکتا، میڈیکل انفٹ ہوں، وہ نہیں لیں گے، اور ویسے بھی وہ میرا خواب تھا جو پورا ہوا اور جس کا ہرجانہ بھی ادا کر لیا میں نے، اس لیے اب میرے پاس اس خواب کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی جس کی امانت ہے، بس آگے اسی کے ساتھ عام سی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھی سی نوکری کرنا چاہتا ہوں جہاں صبح کو جا کر شام کو واپس آ سکوں، جہاں ہر وقت موت کا ڈر نہ ہو، جہاں کچھ کھونے کا خوف نہ ہو، جہاں میرے بچے میری راہ تکتے نا امید نہ ہو جائیں، میں ان کا بچپن نہ مس کر دوں، جہاں انہیں میری شکل بھولنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں میں ہر وقت ہوں جب جب انہیں میری ضرورت ہو، میں بیٹھا کروں، ان کے ساتھ کھیلوں، تمہاری ڈانٹ سے بچوں، انہیں بگاڑوں۔ آپ ہمارے بچوں کو بگاڑیں گے حیدر؟ اس نے خفا سے لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں ہاں تھوڑا سا۔ اس نے ہنس کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ باقی سفر یوں ہی ایک دوسرے کے آسرے نکل گیا تھا۔ جاری ہے۔